प्रिय छात्रों, आज हम एक कदम आगे चलते हैं। आज हम 3 कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम ले रहे हैं। देख रहे हैं आप? सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2 लेस देन 3, x1 प्लस 2x2 लेस देन 5, x1 प्लस 2x2 लेस देन 6। हमने आज क्या जानबूझ के 3 कंस्टेंट वाली प्रॉब्लम ली है ताकि हमको यह सोल्व करने में दिक्कत ना हो और हमारा प्रैक्टिस बढ़ जाए। आप देख रहे हैं, द गिवन प्रॉब्लम इज ए मैक्सिमम प्रॉब्लम एंड ऐसे फर्स्ट मानक फॉर्म फर्स्ट। क्लियर है? मानक फॉर्म फर्स्ट और एसएम फर्स्ट एक ही बात है। द प्रॉब्लम इन रिवाइज्ड सिंप्लेक्स फॉर्म इज एज फॉलोज। अब हम कुछ बातें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम रोज़ ही वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। आप काफ़ी हद तक इन्हें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीनों कंस्टेंट में हमने x3, x4, x5 स्लैक वेरिएबल ऐड किया है, इक्वल किया है, इन्हें z में शामिल किया है और z वाले पार्ट को हमने इन्हीं इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये क्या है? अपना रिवाइज्ड सिंप्लेक्स फॉर्म। फिर आगे चलिए। Here in matrix form, the system of constraint equation can be written as। इनको हमें पूरे पार्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जो कि हम जानते हैं, हम रोज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट z वाला, सेकंड पार्ट x1 वाला, x2, x3, x4, x5 ये कहलाता है मैट्रिक्स ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स किनके कोफिशिएंट है? ये इन वेरिएबल्स के, इनके गुणांक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट बी वाला पार्ट है, ये वाला बी वाला पार्ट। फिर मानक फॉर्म फर्स्ट में हम जानते हैं कि क्या होते हैं ये E1 z के रिस्पेक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 x1 के रिस्पेक्ट अल्फा 1, या x2 के रिस्पेक्ट x3, x4, x5। ये क्या कहलाते हैं? कॉलम वेक्टर। जो ऊपर नोटेशन है 1 1 1 1, ये हमारे को बताता है, ये सवाल जो है, प्रॉब्लम जो है, मानक फॉर्म फर्स्ट की है। जब हम लोग मानक फॉर्म सेकंड पढ़ेंगे तो यहाँ अल्फा 1 2 आएगा, अल्फा 2 2 आएगा, 2 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ इकाई मैट्रिक्स देखिए आप, E1 अल्फा 3 1 अल्फा 4 1 अल्फा 5 1, इनसे हमें इकाई मैट्रिक्स मिलता है। ये हमारा बेस बन जाएगा। इकाई मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स भी क्या कराएगा? इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। और इनके रेस्पेक्ट वेरिएबल्स क्या होंगे? z, x3, x4, x5। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से xb1। ये होता है b1 इनवर्स इंटू b1। तो आप इकाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा 0 3 5 6। क्लियर है? आगे चलिए। इन्हें लेके हम फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल का निर्माण करेंगे। देखिए, क्लियर है? फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल आप देख रहे हैं आप। वेरिएबल्स इन द बेसिस, जो हमारा बेस था क्या था वो? z,
x3, x4, x5, E1, अल्फ़ा 3 1, अल्फ़ा 4 1, अल्फ़ा 5 1। ठीक है, ये हमारा है B1 इनवर्स, जो क्या कहलाता है, ये इकाई मैट्रिक्स। इनिशियल सॉल्यूशन हमने ज्ञात किया था 0 3 5 6। क्लियर है। मैंने बताया आपको कि लास्ट जो दो कॉलम हैं ये वाले YK1 और मिनिमम रेशियो, ये हम बाद में ज्ञात करते हैं। इनके लिए आवश्यक है पहले ये वाला पार्ट ज्ञात किया जाए। फिर ध्यान दीजिए, प्रत्येक टेबल में यहीं तक ही काम होता है, दोनों कॉलम बाद में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ज्ञात करने के पश्चात आप यहाँ पे आइए, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। आप देखिए, आप z की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0। हम ज्ञात करेंगे ZJ माइनस CJ। ये होता है फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, यानी कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 इंटू अल्फ़ा K1 जो बेस में नहीं है। ध्यान दीजिए आप, जो बेस में नहीं है, बेस में कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है। अल्फ़ा 1 बेस में नहीं है, हमने अल्फ़ा 1 ले लिया। अल्फ़ा 2 बेस में नहीं है, हमने अल्फ़ा 2 ले लिया। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये मिलता है -1 -2। आप देख रहे हैं आप यहाँ पे ZJ माइनस CJ नेगेटिव पार्ट है। द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और जो मोस्ट नेगेटिव है वो हमारा बन जाएगा इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर हम देख रहे हैं, सेकंड पार्ट जो है Z2 माइनस C2 इज द मोस्ट नेगेटिव, यानी कि सेकंड जो पार्ट है अल्फ़ा 21 से आया था। अल्फ़ा 21 इज द इनकमिंग वेक्टर। X2 विल एंटर द बेसिस ए BFS, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, Y21 B1 इनवर्स अल्फ़ा 21। ठीक है, हमने क्या किया है, अल्फ़ा 21 इज द इनकमिंग वेक्टर। और अल्फ़ा 2 कहाँ से आया था, X2 से। तो X2 जो वेरिएबल है विल एंटर द BFS। अब मैंने बताया था आपको, ये वाला कॉलम हम बाद में ज्ञात करते हैं। तो द कॉलम वेक्टर Y21 क्यों आया, क्योंकि अल्फ़ा 2 से आया है। ये अल्फ़ा 21 है इसलिए Y21 हो जाएगा। यदि अल्फ़ा 1 होता तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 Y1 हो जाता। ठीक है, तो Y21 कॉलम जो है करस्पॉन्डिंग टू अल्फ़ा 21 इज गिवन बाय B1 इनवर्स इंटू अल्फ़ा 21। क्योंकि B1 क्या है यहाँ पे, इनवर्स क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, ये वाला पार्ट। जब हम इसे अल्फ़ा 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा 2 आएगा। ठीक है, -2 1 2 1, देखिए आप -2 1 2 1, ये हमारा बन गया Y21 कॉलम वेक्टर। अब लास्ट में हमें चाहिए आउट गोइंग वेक्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये रेशियो याद करते हैं, मिनिमम रेशियो XB अपॉन YK, यानी कि इस XB में भाग देंगे अपन, डिवाइड करेंगे अपन इस YK से। 3/1 3/1, 5/2 5/2, 6/1 6/1, जो इनमें मिनिमम होता है। ठीक है, और वो पार्ट बाहर निकल जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ जो सेकंड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है ना, तो सेकंड रो का पार्ट जो है मिनिमम आ रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा। सेकंड मतलब ये वाला बीटा 21 अल्फ़ा 4, यानी कि ये X4, ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा की एलिमेंट। नेक्स्ट टेबल के लिए ये बन जाएगा की एलिमेंट। ये कौन सा पार्ट हो गया, Y22 सेकंड पंक्ति का सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2। ठीक है, इस 2 से हम लोग
डिवाइड करेंगे इसको नेक्स्ट टेबल में, और इन संगत एलिमेंट को उस नई रो से मल्टीप्लाई करके इनमें घटा देंगे, जो कि हम लोग रोज ही कर रहे हैं, आप जानते ही हो। चलिए, आप मैंने बताया था ना आपको, आउट गोइंग वेक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं, मिनिमम रेशियो एक्स बी अपन वाई के हम ज्ञात कर चुके हैं ये, ठीक है। तो हमारा टू वाला पार्ट जो है की एलिमेंट आ गया है, इसे लेके हम लोग नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं। देखिए आप, की एलिमेंट वाली रो में हमने की एलिमेंट का भाग दिया है, 2 का भाग दिया है, सब में ये आ जाएगा। और प्रीवियस टेबल में यहाँ जो पार्ट था उससे अपन ने पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई किया, और प्रीवियस टेबल में घटाया बारी बारी से घटाया, तो हमारे पास ये नई पंक्तियाँ आ जाएंगी। अब देख रहे हैं आप, आराम से नेक्स्ट टेबल में की एलिमेंट वाली रो की एलिमेंट का भाग देने पे आती है, जो रिमेनिंग रोज हैं वो की एलिमेंट के रिस्पेक्ट जो बाकी पार्ट हैं संगत एलिमेंट को उठाइए वहाँ से आप प्रीवियस टेबल में, और इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से, और उसी रो में घटा दीजिए आप। हम लोग ये काम फर्स्ट टाइम कर चुके हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, जेड की वैल्यू क्या हो गई है 5। आगे चलिए, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, वही अब बार रिपीट नहीं करेंगे। फर्स्ट रो ऑफ P1 इनवर्स, यानी कि ये 1 0 1 0, ठीक है, इनटू अल्फा जो बेस में नहीं है। देखिए आप, 2 बेस में है, 3 बेस में है, 5 बेस में है, अल्फा 1 बेस में नहीं है, अपन ने अल्फा 1 ले लिया ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Z1 माइनस C1। अल्फा 4 बेस में नहीं है, हमने अल्फा 4 ले लिया ये, ठीक है, ये बन जाएगा Z4 माइनस C4। अब ज्ञात कीजिए आप, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये 0, ऐसे ये ज्ञात कीजिए आप 1। आप देख रहे हैं आप, जो ZJ माइनस CJ है, यानी कि दोनों पार्ट जो हैं पॉजिटिव आ गए हैं। मतलब क्या हो गया, ऑल ZJ माइनस CJ आर पॉजिटिव, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। x1 यहाँ नहीं है, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, x2 की वैल्यू 5/2, ठीक है। बस हमारे 2 ही बेसिक वेरिएबल थे प्रॉब्लम में, इन दोनों को हमें काम ले लेंगे, और z की वैल्यू क्या आ गई 5। चाहे तो आप इनकी वैल्यूज प्रॉब्लम में रख दीजिए आप, तब भी हमें 5 मिल जाएगा, डायरेक्ट 5 मिल जाएगा। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। थैंक यू।